चलो हेडिंग डालो थर्मोडायनेमिक्स। नहीं तो मैं तो सोच रहा था कि शायद क्लास ऑफ ही ना करनी पड़ जाए, लेकिन टाइम पे आ गए तुम लोग। थर्मोडायनामिक्स देखो एज सच इजी गोइंग चैप्टर है अगर समझ के करोगे। ठीक है, थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड है, फुल ऑफ न्यूमेरिकल, थोड़ा क्या काफी हद तक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स +1 का कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए। ठीक है, मतलब अगर तुम +1 के चैप्टर्स को देखो ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो सबसे पहले आता है पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। अब एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारे पास सही है पहले से एक पैटर्न फिक्स्ड। ठीक है, दूसरे नंबर पे अपने पास आता है इक्विलिब्रियम, तीसरे पे थर्मो आता है। तो ऑटोमेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें। थर्मो फिजिक्स में भी है, थर्मो केमिस्ट्री में भी है एंड केमिस्ट्री का थर्मो थोड़ा अलग है, फिजिक्स का थर्मो थोड़ा अलग है। और जनरली मैं पहले कराता हूँ थर्मो एंड फिर नवनीत सर कराते हैं बाद में, तो इसीलिए मैंने पहले शुरू करने का सोचा कि नवनीत सर थर्मो करवाने वाले हैं तुम्हें, तो इसलिए मैं सोचा कि चलो नया चैप्टर करवा देते हैं। नवनीत सर पहले कराएं, इससे अच्छा है कि पहले मैं अपना केमिस्ट्री का थर्मो निपटा दूं, क्योंकि हर साल हम ऐसे ही करते हैं, पहले हम केमिस्ट्री का थर्मो कवर अप कराते हैं, उसके बाद फिजिक्स का थर्मो शुरू होता है। ठीक, तो इजी गोइंग चैप्टर है लेकिन थोड़ा सा घर पे काम करना होगा, ऐसा नहीं है कि मतलब थियोरेटिकल सा चैप्टर है कि घर पे नहीं पढ़ोगे तो चल जाएगा। मैं तुम्हें हर क्लास के बाद एक कुछ न्यूमेरिकल सेट ऑफ न्यूमेरिकल दूंगा जो तुम्हें सॉल्व करने हैं घर पे एंड अगली क्लास में हम उसके डाउट्स डिस्कस कर लिया करेंगे। कुछ इस तरीके का सीक्वेंस रहेगा। ठीक है, आज का लेक्चर हो सकता है थोड़ा थ्योरेटिकल लगे क्योंकि स्टार्टिंग का इसका एक लेक्चर जो है वो थ्योरेटिकल है, कुछ डेफिनेशंस हैं उस पर रहेगा एंड उसके बाद न्यूमेरिकल शुरू हो जाते हैं इस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं, दिस चैप्टर डील्स विद हीट इवॉल्व, डील्स विद हीट चेंज, हीट चेंजेस occurring in a chemical reaction, occurring in a केमिकल रिएक्शन। कि भी एक रिएक्शन चल रही है, उस रिएक्शन में हीट चेंज क्या है, हीट चेंज मतलब कितनी हीट रिलीज हुई या कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई, कितना हीट चेंज आ रहा है, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। बेसिकली ये चैप्टर पूरा का पूरा हीट चेंज के ऊपर है कि कोई भी हम काम कर रहे हैं, कोई भी रिएक्शन चल रही है तो उसमें क्या हीट चेंज हो रहा है, कितनी हीट रिलीज हो रही है या कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, उन सबसे ये चैप्टर डील करेगा। हीट चेंज के बारे में तुम्हें सिखाएगा ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजीज, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक टर्म्स कह लो या टर्मिनोलॉजीज कह लो, ठीक है, जो तुम्हें आनी चाहिए, क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो तुम्हें कुछ लिखा हुआ मिलेगा, उन चीजों को समझना आना चाहिए। सबसे पहले तो है अपने पास एक डेफिनेशन सिस्टम की। जो सबसे पहली डेफिनेशन आती है वो आती है सिस्टम। देखो, मान लो अपने पास एक रिएक्शन चल रही है। अच्छा, आज की क्लास में रिकॉर्डिंग पे नहीं रखी हुई, तुम लोगों के पास भी आ रहा होगा, क्लास इज नॉट बीइंग रिकॉर्डेड, क्योंकि आज वेबिनार अंडर मेंटेनेंस था। तो वैसे मैंने तुम्हारी क्लास उस पर लेनी थी गूगल मीट पे, लेकिन उसका कुछ फीचर्स एनेबल कर दिए गए हैं क्लास लगाने के लिए। तो क्लास चल रही है लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है, तो साथ साथ लिखते रहना। ठीक है, अगर तुम्हें लगे कि टाइम ज्यादा चाहिए लिखने के लिए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें टाइम ज्यादा प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है तो साथ साथ नोट्स बना लेना। ठीक है, तो मान लो अपना कोई, तुम चाय बना रहे हो मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे चाय बना रहे हो एंड ये तुमने गैस जलाई हुई है, हीट कर रहे हो। मान लो एक रिएक्शन है, चाय बनाना एक तरह की रिएक्शन है, तो जिस वेसल में तुम चाय बना रहे हो, एरिया अंडर ऑब्जर्वेशन कह लो, या जिस टेस्ट ट्यूब में तुम रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हो, अगर हम रिएक्शंस की बात करें तो एक टेस्ट ट्यूब में तो कैरी आउट करते हैं। ठीक है, जिस टेस्ट ट्यूब में तुम एक रिएक्शन को कैरी आउट कर रहे हो, या जिस हिस्से में तुम्हारी ऑब्जर्वेशन चल रही है, जिस हिस्से में तुम रिएक्शन को करवा रहे हो, वो हिस्सा तुम्हारे लिए क्या होता है, सिस्टम। जहां पे भी तुम काम कर रहे हो, मान लो मैं टेस्ट ट्यूब में कोई रिएक्शन करवा रहा हूं, उस टेस्ट ट्यूब में जो भी रिएक्शन करवा रहा हूं, वो टेस्ट ट्यूब मेरे लिए क्या हो गई, सिस्टम। एंड द रेस्ट ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज सराउंडिंग।
ये सिस्टम है अपने लिए, एंड बाकी का पूरा यूनिवर्स पूरा वो अपने लिए क्या रहेगा, सराउंडिंग। अब मान लो जैसे मैं यहां पे रिएक्शन करवा रहा हूं, ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब इज अवर सिस्टम, एंड बाकी का पूरा यूनिवर्स अपने लिए क्या है, सराउंडिंग, पूरा यूनिवर्स। तो सिस्टम क्या है, पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, पार्ट ऑफ यूनिवर्स which is under observation, or where reaction is being carried out। उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम। ठीक है, एंड बाकी का पूरा यूनिवर्स क्या हो गया, सराउंडिंग। तो इसी के साथ एक और डेफिनेशन आ जाती है अपनी सराउंडिंग। तो होल ऑफ यूनिवर्स क्लास खत्म होने के बाद अगली क्लास से पहले तुम्हारे नोट्स मेरी मेल आईडी पे होने चाहिए सबके। ठीक है, तो वो भी थोड़ा ध्यान रखना। एक्सक्लूडिंग सिस्टम, सिस्टम को रहने दो, बाकी पूरा यूनिवर्स अपने लिए क्या रहेगा, सराउंडिंग। कोई डाउट, क्लियर या नहीं? नो सर। करो इसे नोट। कर लिया नोट? यस सर। ठीक ठीक ठीक। हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ सिस्टम, इसके बाद हेडिंग डालो पहले टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम, इसके अंदर जो सबसे पहले आता है अपने पास वो है ओपन सिस्टम। सबसे पहला आता है ओपन सिस्टम। अब ओपन सिस्टम में क्या है, मान लो तुम पानी उबाल रहे हो खुले पतीले में, एक वेसल है जो ओपन है, ओपन वेसल। ठीक है, ये कोई ओपन वेसल है, एंड तुम इस ओपन वेसल में पानी को उबाल रहे हो, तो क्या होगा, जो वेपर्स है वो बाहर जाएंगे या नहीं जाएंगे, वेपर्स भी बाहर जाएंगे, एंड जब तुम इस वेसल को हाथ लगाओगे तो तुम्हें गर्म महसूस होगा। ठीक है, वेपर्स विल गो आउट, विल गो आउट। बेसिकली जिस भी पतीले में तुम पानी उबाल रहे हो या जिस भी वेसल में तुम पानी उबाल रहे हो वो तुम्हारे लिए क्या है, सिस्टम। यहाँ पे हम पानी उबाल रहे हैं तो ये अपने लिए सिस्टम है, एंड बाकी का यूनिवर्स क्या है, सराउंडिंग। लेकिन जब हम पानी उबाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, वेपर्स सिस्टम से कहाँ जा रहे हैं, सराउंडिंग में, बाहर जा रहे हैं ना। तो वेपर्स सिस्टम से कहाँ जा रहे हैं, सराउंडिंग में। और ऊपर से जब तुम सिस्टम को टच करोगे, तुम कभी भी सिस्टम को टच कर लो, जब भी तुम पतीले में पानी उबाल रहे हो उस वेसल को हाथ लगा के देखो तो तुम्हें गर्म एहसास होगा कि हाँ चीज गर्म है। तो तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे बॉडी के साथ वो हीट भी एक्सचेंज कर सकता है, तभी तो तुम्हें गर्म एहसास हो रहा है कि गर्म है चीज, क्यों, क्योंकि तुम्हारी बॉडी के साथ एनर्जी चेंज शो कर रहा है। ठीक है, तो वो तुम्हारी बॉडी के साथ, या तुम तो सराउंडिंग हो ना, तो सराउंडिंग के साथ जो सिस्टम है
वो एनर्जी का चेंज भी शो कर रहा है और मास का चेंज भी शो कर रहा है। वेपर्स बाहर जा रहे हैं, मतलब मैटर का चेंज भी हो रहा है। तो एक ऐसा सिस्टम which can exchange matter as well as energy with its surrounding is known as open system. कोई डाउट? क्लियर या नहीं? क्लियर सर। बाकी प्रणव? क्लियर है सर। ठीक है, शुभ्रांत तुम्हें क्लियर है? मयंक? यस सर, क्लियर। नोट करो कि एक ऐसा सिस्टम जो एनर्जी चेंज भी शो कर रहा है और मैटर का चेंज भी शो कर रहा है, किसके बीच? बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, चेंज कहां पे हो रहा है? सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में। याद रखना पूरे चैप्टर में दो ही वर्ड्स हैं, एक सिस्टम एक सराउंडिंग। जो भी चीजें आएंगी वो इन दोनों के बीच होंगी। ठीक है, तो अगर एनर्जी का भी चेंज हो रहा है, मास का भी चेंज हो रहा है या मैटर का भी चेंज हो रहा है, देन सच सिस्टम इज नोन एज ओपन सिस्टम। शुभ्राम फिर आज आर्यन को समझा दोगे? यस सर, समझा दूंगा। मत समझाना, अपने आप करने दो, तुम अपना काम करो। राधिका यहाँ तक क्लियर? ओके सर। यस सर। ठीक ठीक। समझाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेते हो? मुझे नहीं समझ आता। क्लास से पहले बारिश रुक गई थी। अगर अभी भी आता है क्लास में थोड़ी देर में तो जितना पोर्शन रहता है वो मैं समझा दूंगा, लेकिन बारिश रुक चुकी है तो कोई बहाने का बनती नहीं है बात अब। ट्यूसडे ऑफ रहेगा, ठीक है? आज की क्लास मैंने इसीलिए रखी है, मैं ट्यूसडे ऑफ दूंगा तुमसे। ठीक, ट्यूसडे विल बी ऑफ। केमिस्ट्री की क्लास नहीं होगी ट्यूसडे। अगर हो मतलब अभी के लिए ऑफ मत लगा के चलो, अगर होगी तो मैं मैसेज ड्रॉप कर दूंगा अगर ऑफ रहेगा। अदरवाइज अभी के लिए रेगुलर क्लास लगा के चलोगे, ट्यूसडे क्लास है। अगर ऑफ होगा तो मैं तुम्हें मैसेज ड्रॉप कर दूंगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, अगला है क्लोज सिस्टम। ये लिख लिया था पहले वाला या लिख रहे हो? लिख लिया सर। लिख लिया। अब मान लो वही पतीला है, उसी में पानी उबाल रहे हो, बस उसके ऊपर एक लिड रख दी, एक लिड रख दी मान लो। तो अब क्या होगा? लिड रखने से क्या वेपर बाहर जाएगा? हम्म, क्या जब तुम नो पानी सर। उबालते हो और उसके ऊपर प्लेट रख देते हो तो क्या पानी बाहर, वेपर्स बाहर निकलते हैं? नहीं निकलते, वो इसी प्लेट में चिपक जाते हैं। जब प्लेट उठाओगे तो यहाँ पानी चिपका हुआ मिलेगा, लेकिन बाहर तो नहीं जा रहे ना, सिस्टम के अंदर कन्फाइंड हो गए, वो अंदर ही अंदर है। तो मैटर का चेंज रोक दिया हमने, अब वेपर्स बाहर नहीं जा सकता, तो नॉट मैटर। लेकिन जब पतीले को हाथ लगाओगे तो गर्म तो होगा, गर्म तो होगा, मतलब एनर्जी का चेंज तो हो रहा है, लेकिन मैटर का चेंज हमने रोक दिया है। ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम। एनर्जी का चेंज तो अभी भी हो रहा है, तुम पतीले को हाथ लगाओ तो गर्म लग रहा है, मतलब तुम्हारी बॉडी के साथ एनर्जी का चेंज तो शो कर रहा है, लेकिन मास का चेंज हमने रोक दिया है। मास कह लो या मैटर कह लो, इसका चेंज हम रोक चुके हैं। ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम। क्लियर? कोई डाउट? दीक्षा, यस हर्ष, सर। मयंक, क्लियर है सर। हर्षवर्धन? यस सर। ठीक ठीक, करो नोट, करते चलो। फिर सी पार्ट पे चलते हैं।
अब से ना मैंने ये मैसेज ड्रॉप नहीं करना कि अपने पेरेंट्स से बात करवाओ। अगर तुम लोग आ रहे हो तो ठीक है, क्लास में नहीं आ रहे हो तो ठीक है। अगर विदाउट इन्फॉर्मेशन तुम छुट्टी मारते हो तो अब से रिकॉर्डिंग भी नहीं मिलेगी। और बता के भी ऐसा नहीं कोई ऐसी छुट्टी मार ली, कोई जेन्युइन रीजन है तो ठीक है तुम्हें रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, लेकिन अब से रिकॉर्डिंग्स अदरवाइज बंद करनी पड़ेगी, नहीं तो तुम लोग क्लास ही नहीं लगाते हो ऐसे तो। सिर्फ कुछ ही बच्चे हैं जो सिलेक्टेड से हैं जो क्लास में रेगुलर आते हैं। पीटी तुमने क्लास लगाने क्यों छोड़ दी थी बीच में? इसलिए कि रिवीजन चल रही थी या सिलेबस आगे नहीं चल रहा था? हर्षवर्धन, सर क्लास में क्यों नहीं आ रहे थे? इसलिए कि फिजिक्स का काम ज्यादा मिल रहा था एंड केमिस्ट्री में पुराना काम ही हो रहा था। सर वो एग्जाम भी हो रहे थे। देखो एग्जाम तो अब नवंबर में जाके शिफ्ट हो गए ना। नवंबर 29, 26, 27 को शुरू हो रहे हैं तुम्हारे फाइनल। और आई थिंक कि पुराने वैसे एग्जाम खत्म हो चुके हैं सबके। फाइनल तो 26, 27 की डेट शीट है जहां तक मुझे आइडिया है। नो आइसोलेटेड। सर अभी सर चल मतलब जो हाँ, सर जो अभी स्कूल में चल रहे हैं वो मतलब एज प्रैक्टिस है ऐसी? हाँ वो तो एज प्रैक्टिस ही है, उसे फाइनल मत लो। अभी फाइनल होने हैं ये याद रखना। वो फाइनल नहीं है। डेट शीट आ चुकी है अगले महीने की, नवंबर की। 25 के बाद तुम्हारे एग्जाम शुरू हो रहे हैं फाइनल। तुम लोगों को स्कूल की तरफ से रिवर्ट आ जाएगा जब। काफी स्कूल्स में आ गया है क्योंकि कॉमन डेट शीट आनी है। +1 का मुझे नहीं पता कि कॉमन रखेंगे या स्कूल का सिस्टम रखेंगे, लेकिन डेट शीट्स जितने भी स्कूल्स की आई है फाइनल की, टर्म 1 की, वो 25 से है। 20 के बाद शुरू हो रहे हैं, 20 नवंबर के बाद। तो एक बार और पेपर होने हैं अभी। ये सिर्फ टर्मिनल है एक तरह से, मिड टर्म जिसको हम बोलते हैं। टर्म 1 के फाइनल एग्जाम्स नवंबर में हो रहे हैं, नवंबर एंडिंग में, लास्ट वीक ऑफ नवंबर। ठीक है, इसीलिए हमने सोचा कि एक एक चैप्टर बच्चों को कवर अप करवा लेते हैं, टाइम बहुत है। एक महीना देके तुम लोग वैसे भी क्लासेस तो लगा ही नहीं रहे थे, तो रिवीजन तो वैसे ही नहीं कर रहे हो, तो इससे अच्छा है कि सिलेबस ही आगे कर लो। आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? जहां पे मैटर का चेंज भी ना हो, मैटर का चेंज भी तुम रोक दो एंड एनर्जी का चेंज भी रोक दो। एग्जाम्पल बताओगे इसका? कोई एक एग्जाम्पल जहां पे तुम मैटर का चेंज भी रोक देते हो, एनर्जी। मैटर का तो हमने पिछला देख ही लिया कि कैसे रोकना, लीडर रख दो, नॉर्मल है, बंद कर दो सिस्टम को, तो मैटर का तो रुक जाएगा। लेकिन एनर्जी का चेंज कहां पे ऐसी चीज है कि नहीं होता, ये याद रखना। नथिंग इन दिस यूनिवर्स इज परफेक्टली आइसोलेटेड। नथिंग इन दिस यूनिवर्स इज परफेक्टली आइसोलेटेड। लेकिन फिर भी काफी हद तक आइसोलेटेड हो ऐसा क्या सिस्टम है? रेडियो एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है शुभ्रांग, इसका इस चैप्टर में कहीं रेडियो एक्टिविटी नहीं आएगी। Nothing in this universe is perfectly isolated. आविष्का, कोई एक एग्जांपल? So earthen pots. नहीं, उसके अंदर तो देखो कहीं ना कहीं छेद होता है। वो अगर तुम उसके अंदर पानी को रखो तो नॉर्मली ठंडा रहता है, पानी ठंडा रहेगा। मतलब अगर गर्म पानी भी डालते हो धीरे धीरे वो ठंडा हो जाता है, ये शायद तुमने सुना हो। इलेक्ट्रिक सेल, उसमें भी तो एनर्जी का चेंज होता है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, उसमें मास का चेंज होता है। जो सेल का केमिकल है वो यूटिलाइज होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए। और कुछ बहुत कॉमन एग्जांपल है। हर्ष तुम बताओगे?
हर्ष, यस सर। किसका मैसेज आया था? किसी का नहीं। चलो छोड़ो, फिर अब बताओगे एग्जांपल? मयंक, वैक्यूम फ्लास्क। वैक्यूम फ्लास्क की जगह थर्मस फ्लास्क सुने हैं? वो मिल्टन के स्टील सी की बोतल आती है, अच्छी कंपनी वाली। केटल्स कह लो, जब चाय डालते हो गरम तो गरम की गरम रहती है। वो सुना है, चीजें ऐसी ना आती हैं, देखी भी होंगी तो। लेकिन परफेक्टली आइसोलेटेड तो नहीं होती, तो कुछ देर बाद ठंडी हो ही जाती है एटलीस्ट, लेकिन काफी देर तक गर्म रहती है चीज अगर गर्म डाल दो। अगर गर्म चीज अंदर की गर्म ही रह रही है एंड तुम उसमें जब गर्म चाय डालते हो तो बाहर से वो गर्म नहीं होती, वो बाहर से नॉर्मल टेम्परेचर पे रहता है। हाथ लगा के देखो उसे तो नॉर्मल ही रहता है टेम्परेचर, गर्म नहीं फील कराती वो। तो मतलब ना वो एनर्जी का चेंज शो कर रही है, मास का तो चेंज करेगी ही नहीं क्योंकि हम ढक्कन बंद कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड। हाँ, लेकिन हम परफेक्टली आइसोलेट आज तक किसी चीज को नहीं कर पाए हैं, तो इसीलिए वो भी थोड़ी देर बाद तो चाय ठंडी हो ही जाती है। तो एग्जाम्पल आ जाएगा इसका थर्म फ्लास्क लिख दो, वैक्यूम फ्लास्क। अगर परफेक्ट वैक्यूम क्रिएट कर पाओ तो परफेक्ट इंसुलेशन हो जाएगी, लेकिन परफेक्ट वैक्यूम क्रिएट आज तक नहीं हो पाया, इसलिए परफेक्ट इंसुलेटेड वेसल्स भी क्रिएट नहीं की जा सकी। क्लियर या नहीं? कोई डाउट? Yes. करो इसे। देखो, मुझे पता है कि तुम लोगों को अच्छा नहीं लगा कि मैंने आज क्लास रखी, लेकिन क्या करें, चैप्टर भी जल्दी खत्म करना है, तो उस हिसाब से देखें तो मुझे जरूरी लग रहा था कि एक क्लास रख लेनी चाहिए। और ट्यूसडे का मेरा कुछ फाइनल नहीं है कि मैं क्लास ले पाऊंगा या नहीं, तो इसलिए मुझे आज क्लास रखनी पड़ी। हाँ, लेकिन जब तुम्हारे मैच का मैसेज आया कि मैच है, तो मैं सोचा चलो कितना तो एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि टाइमिंग थोड़ा आगे पीछे कर दें। आगे करें, लिख लिया? Yes, sir. ठीक। अब एक और होता है अपने पास, एक होता है होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम पता है क्या होता है? ये तो पता ही होगा। homogeneous system, a system which is uniform throughout, a system which is uniform throughout। एक ऐसा सिस्टम जो यूनिफॉर्म रहेगा उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस। वेयर एज एक ऐसा सिस्टम जो यूनिफॉर्म ना रहे उसको हम बोलते हैं हिट्रोजीनियस। ठीक है, a system which is not uniform। थ्रूआउट, जो यूनिफॉर्म नहीं है उसको हम बोलते हैं हिट्रोजीनियस, और होमोजीनियस जो यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का एग्जांपल आ जाएगा सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर। सॉल्यूशन का ही है, क्योंकि सॉल्यूशन होगा तो सिस्टम नहीं ना, पता ही नहीं चलता कि नमक डिसॉल्व किया गया है। या टू मिसिबल लिक्विड्स, जैसे इथेनॉल प्लस वाटर। इथेनॉल पानी में डालो तो पता ही नहीं चलता कि मिक्स हुआ हुआ है। ठीक है, तो ये होमोजीनियस है। हिट्रोजीनियस हो गया ऑयल इन वाटर। ऑयल इन वाटर पता चलता है कि तेल डाला हुआ है, ऊपर ही रह जाता है। या आइस इन वाटर, अगर आइस पिघली नहीं है
तो पता चलता है कि आइस डाली हुई है, ठीक है, तो इट इज हेट्रोजीनियस, मतलब जो देख के पता लग जाए कि अलग अलग चीजें हैं दो, तो हेट्रोजीनियस। इसमें टू या टू से ज्यादा फेसेस होती हैं, टू और मोर फेसेस, ठीक है, जैसे ऑयल फेज एंड लिक्विड फेज, इसमें इसमें सॉलिड फेज एंड लिक्विड फेज, इसमें सिंगल फेज रहता है, पता ही नहीं चलता कि कुछ मिक्स किया गया है। कोई डाउट? करो इसे नोट। कर लिया नोट? करें आगे? Yes, sir. ठीक ठीक ठीक। आज की क्लास में डेफिनेशन होंगी, लेकिन हम न्यूमेरिकल जरूर शुरू करेंगे ताकि जो नहीं आए उनका थोड़ा सा तो नुकसान हो। और इस चैप्टर के एक बार न्यूमेरिकल शुरू कर दिए तो भूल जाओगे ये चैप्टर तुम्हें कभी वापस, मतलब वो चैप्टर है जो लिंक्ड है, ये वो चैप्टर नहीं कि तुम एक दो क्लासेस मिस कर दोगे फिर भी तुम्हें किसी पार्ट से समझ आना शुरू हो जाएगा। एक लेक्चर मिस, चैप्टर पूरा हाथ से गया, ये वो चैप्टर में से है, ठीक है। तो अगला है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। अगर आज मैंने न्यूमेरिकल्स शुरू कर दिए तो एटलीस्ट जब तक मैं थर्मोकेमिस्ट्री शुरू नहीं करूंगा तब तक तो ये वापस मुड़ने का मौका नहीं देने वाला बच्चों को, एटलीस्ट 2-3 लेक्चर खराब करके जाएगा। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या है? जिसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में सब्सटेंस पड़ा हो, मैक्रो मतलब बहुत बड़ा, सिस्टम विच कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, system which contains large amount of substance। वो सब्सटेंस में एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बस बहुत ज्यादा सब्सटेंस है, देन दैट सिस्टम इज नोन एज मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। ठीक इसी तरह से अपने पास आता है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, तो अगली डेफिनेशन आ जाती है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी की। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, लिखते चलना साथ साथ, तुम्हें नोट्स भेजने हैं एंड रिकॉर्डिंग ग्रुप में नहीं आने वाली है, इतना फाइनल है, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रही। अगर बीच में चल भी गई तब भी फॉरवर्ड नहीं होगी वो। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, एंड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी विच इज एप्लीकेबल टू द मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, प्रॉपर्टी विच इज एप्लीकेबल which is applicable to macroscopic system। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर, अब कोई भी सिस्टम है उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, तो ये सब क्या है? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ये भी उस सिस्टम की प्रॉपर्टी क्या है? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, विस्कोसिटी, ठीक है, वॉल्यूम, विस्कोसिटी कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। फिजिक्स में तुम विस्कोसिटी पढ़ोगे, या सरफेस टेंशन, जो आईसीएससी वाले हैं उनको थोड़ा थोड़ा पता होगा इसके बारे में, इवन हमने भी पढ़ा था, आईसीएससी वाले छोड़ो, हमने गैसियस स्टेट में पढ़ा था सरफेस टेंशन क्या होती है। तो प्रॉपर्टी सिस्टम की, उसको हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी इस चैप्टर में। मतलब इस चैप्टर में हम टेम्परेचर, प्रेशर, इन सबको क्या बोला करेंगे? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज।
क्लियर या नहीं? Yes, sir. लिखो लिखो इसको, फिर अगला प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं। बस खत्म होने वाली है डेफिनेशन, टेंशन मत लो, 3-4 डेफिनेशन और फिर हम मूव करेंगे अपने प्रोसेसेस पे। सिस्टम खत्म होने वाला है। लिख लिया? प्रणव लिख लिया? कोई डाउट है यहाँ तक? प्रणव, किसी को भी कोई डाउट? राधिका? No, sir. राधिका इज ऑफलाइन। मयंक? मयंक? सर। कोई डाउट? हर्ष? नो सर। आर्यन, फिर भाई ने भाई को बुला ही लिया है ना? है ना आर्यन? आर्यन? स्टेट ऑफ द सिस्टम, तो हेडिंग डालो स्टेट ऑफ द सिस्टम। स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होता है? कंडीशन, सिस्टम की कंडीशन जब उसकी प्रॉपर्टीज को फिक्स कर दिया जाए। इट इज द कंडीशन ऑफ द सिस्टम। अभी समझाता हूं। तीसरे भाई को भी बुला लो, ठीक रहेगा। उसका क्यों काम छुड़वाते हो? अब आ रही है आवाज? आवाज तो आ रही है, मैं कह रहा हूँ तीसरे भाई को भी बुला लो, फिर वो अपनी बहन को बुला लेगा आगे। तीसरा भाई कौन सा सर? वो भी पता है। सर मैंने थोड़ी बुलाया आर्यन को। मैं तो कहा ही था कि तुमने बुलाया। सर आप दो भाई और कौन होंगे? किसी मेरे को किसने बुलाया सर? मैंने आपको मैसेज डाला था कि मैं 10-15 मिनट में ज्वाइन करूँ, आपने देखा नहीं। मैं तो कुछ कहा ही नहीं। मैंने शुभ्राम का नाम बीच में लिया ही कहा। चलो समझो। स्टेट ऑफ सिस्टम, स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होता है? सिस्टम की कंडीशन जब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी की वैल्यू फिक्स कर दी जाए, मतलब टेम्परेचर प्रेशर फिक्स कर दो, तो या तो वो सॉलिड स्टेट में जाएगा, या वो लिक्विड स्टेट में जाएगा, या वो गैसियस स्टेट में जाएगा। किसी ना किसी स्टेट को तो एक्वायर करेगा ना। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टेट ऑफ सिस्टम। कि भाई हमने उसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की वैल्यू फिक्स कर दी है। वैल्यू फिक्स करने के बाद वो एक पर्टिकुलर स्टेट को एक्वायर करेगा, आइदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, कुछ भी हो सकता है। तो उस स्टेट को हम क्या बोल रहे हैं? स्टेट ऑफ सिस्टम। क्लियर? करो करो, नोट करो। अगला है स्टेट वेरिएबल्स, और ये पेपर में बहुत बार डेफिनेशन पूछते हैं, स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल्स। शुभ्रांग, कोई आइडिया स्टेट वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं? पता नहीं सर। आविष्का, कोई आइडिया? No, sir. नहीं? आर्यन, तुम बताना चाहोगे स्टेट वेरिएबल्स? हाँ सर। नहीं बताना चाहोगे? okay. हर्षवर्धन?
sir. स्टेट वेरिएबल्स कोई आइडिया कि क्या होंगे? देखो, पता नहीं सर. जो स्टेट ऑफ सिस्टम है वो किस पे डिपेंड कर रही है? बताओ. State of system depend on value of certain properties like temperature, pressure, इन सब पे डिपेंड करती है ना स्टेट. सॉलिड, लिक्विड, गैस का एग्जांपल लेके चल दो. ठीक है, अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो स्टेट कुछ और होगी, प्रेशर कम रहेगा तो स्टेट कुछ और होगी. ठीक है, तो state of the system depends on the value of certain properties like temperature, pressure. With the change in such values, with the change in their values, with change in their values, state of system is changed. State of system is changed. जब हम इसकी वैल्यू चेंज करते हैं तो स्टेट ऑफ सिस्टम चेंज हो जाती है. सच values, such properties are known as state variables. Are known as state variables. State variables मतलब जो स्टेट को वेरिएट कर सकें, स्टेट को चेंज कर सकें, उनको हम बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स. सबको क्लियर? कोई डाउट किसी को? करो इसे नोट, फिर आगे करते हैं. Sure, sir. करो नोट करो, जब नोट कर लोगे तो बताना, फिर आगे करेंगे. Done, sir. डन? सबने नोट कर लिया? शुभ्रांग, अपने भाई को तो बुला लो एक को. ऐसे कैसे काम चलेगा? क्योंकि जब तक तुम्हारा भाई नहीं आएगा तो सर तुम्हारी भाई मत बोला करो सर, हाँ, नाम बोला करो, समझ नहीं आता. सब भाई है सर, नाम बोला करो. सब भाई बहन है. ठीक है, तो सबको बुला लो. अब जब तक क्लास का एक इलौता वो नहीं कहेगा, कुछ बच्चों, कुछ एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को लीड करने का जो जिम्मा तुमने उठाया वो पूरा करो ना. अरे सर क्या लीड, मैं तो कुछ किया ही नहीं. अरे मैंने तो कुछ कहा ही नहीं. जैसे तुमने कुछ किया नहीं, मैंने वैसे कुछ कहा नहीं. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज. नहीं, मैंने ये देखा है तुम्हारे अंदर वो लीडरशिप की क्वालिटी है, बच्चे तुम्हें फॉलो करते हैं. अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है. मैंने खुद ऑब्जर्व किया क्लास के अंदर, जब मैं पढ़ाता हूँ पढ़ जाता है. मैं तो तुम्हें शुरू से ही कहता हूँ कि तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी है. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज which depend on amount of substance, whose value कह लो, properties which depends on amount of substance
आज अगेंद्र क्यों नहीं आया? Properties which depends on amount of substance present in the system, for example mass, ठीक है, and volume, they are additive or subtractive? They are additive. They are additive or subtractive. कहने का मतलब ये है कि मान लो तुम्हारे पास पहले एक ही ब्लॉक था कोई, ठीक है, एक ब्लॉक था जिसका मास था 5 kg। अब तुमने उसके ऊपर एक और ब्लॉक रख दिया, ठीक है, अगेन जिसका मास था 7 kg। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि टोटल मास, अब इस पूरे रूम में टोटल मास कितना है, टोटल सामान कितना पड़ा है, 12 किलो सामान पड़ा है। या फिर ये कह लो तुम्हारे पास एक रूम था बड़ा सा, आजकल त्योहारों का सीजन चल रहा है तो मिठाई के हिसाब से समझते हैं, तुम्हारे पास एक बड़ा सा रूम है, ठीक है, तुम उसके अंदर मिठाई बना के रखी जा रहे हो, रखी जा रहे हो, ठीक है, तो टोटल मिठाई इन दिस रूम विल बी इक्वल टू मास, सम ऑफ मासेस ऑफ इंडिविजुअल। मान लो ये 1 किलो का है, ये भी 1 किलो का मिठाई थी, मतलब 1-1 किलो की मिठाई है मान लेते हैं, 1-1 kg के बॉक्सेस हैं जो तुम रख रहे हो, ठीक है, तो टोटल मिठाई इन दिस रूम विल बी 1 + 1 सो ऑन। तो ऐड हो रहा है ना, तो जब ऐड हो रहा है देन दैट्स अ प्रॉपर्टी। जैसे मास का मैंने एग्जांपल लिया, तो मास इज एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव, तो ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी रहेगी अपने लिए। एक्सटेंसिव मतलब जो मास के ऊपर डिपेंड कर रही है, अमाउंट के ऊपर डिपेंड कर रही है, एंड इसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शंस को कैरी आउट किया जा सकता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस को लगाया जा सकता है। क्लियर? Yes, sir. नोट करो इसे। करें आगे? लिखो लिखो फटाफट लिखो, जब लिख लोगे तो बताना, फिर आगे करेंगे। शिवरांग लिख लिया? आर्यन? सर यस सर, लिख लिया। अविष्का लिख लिया? Yes, sir. इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम विच डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट। प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम which does not depend on amount of substance।
एक ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट के ऊपर डिपेंड ना करे उसको हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर। अच्छा ये भी यहाँ पे लिख लो, एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव नहीं होती है। एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव ये ऐसा नहीं होता, एडिटिव नहीं होती है, सब्ट्रैक्टिव नहीं होती है। फॉर एग्जांपल इसमें आ जाएगा टेम्परेचर, डेंसिटी, ठीक है। कैसे, वही एक एग्जांपल लेते हैं, वही एक रूम ले लेते हैं फिर से। ठीक है, इस रूम का टेम्परेचर था मान लो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री। ठीक है, तुमने यहाँ पे वही फिर से मिठाई रख लेते हैं, क्योंकि अगर इंसान रखेंगे तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो तो प्रोसेसेस कैरी आउट होते रहेंगे ना। मिठाई रखते हैं फिर से मिठाई के बॉक्सेस रखे 1-1 किलो के, क्या टेम्परेचर चेंज होगा? प्रोवाइडेड दिस मिठाई इज नॉट रिलीजिंग एनी काइंड ऑफ हीट और एब्जॉर्बिंग एनी काइंड ऑफ हीट, नहीं होगा। टेम्परेचर ऑफ दिस रूम विल स्टिल बी 25 डिग्री। तो चाहे तुम जितना मर्जी रख लो मिठाई, चाहे 10 किलो मिठाई रख लो, चाहे 20 किलो मिठाई रख लो, temperature will not change. Temperature is independent of amount of substance present in that room. Hence, temperature is a intensive property. या फिर एक गिलास लो, ठीक है, उस गिलास के अंदर पानी भर दो, चाहे तुम पानी थोड़ा सा भरो, तब भी जो वाटर है उसकी डेंसिटी एज्यूमिंग कि 1 ग्राम पर मिलीलीटर है, तब भी 1 ग्राम पर मिलीलीटर रहेगी। चाहे तुम ऊपर तक भर लो, तब भी उसकी डेंसिटी कितनी रहेगी? 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो अमाउंट के ऊपर डेंसिटी डिपेंड नहीं कर रही है, हेंस इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर? कोई डाउट? नोट करो। कर लिया नोट? करें आगे? Yes, sir. ठीक 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 है, अब आगे करते हैं। अगला है आइसोथर्मल प्रोसेस। अब टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस हैं अपने पास, तो हेडिंग आ जाएगा टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। सिस्टम कोई काम कर रहा है तो कैसा काम हो सकता है वो, तो हेडिंग डाल लो इससे पहले टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस अंडरगोन बाय एनी सिस्टम। सबसे पहले इसके अंदर आता है अपने पास आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर फिक्स रहने वाला है, साफ पता चल रहा है। आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर। So process is said to be isothermal if the temperature of the system remains constant during each step of the process. जब तक प्रोसेस चल रहा है तब तक अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रह जाता है, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो उसका मतलब प्रोसेस इज आइसोथर्मल। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हुआ देन इट विल नॉट बी एन आइसोथर्मल प्रोसेस। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए तभी वो आइसोथर्मल कहलाएगा। यतिन को क्या हुआ आज? यतिन क्यों नहीं आया? शुभ्रांग
सर वो आज फिजिक्स की क्लास में ऑफलाइन आया था और उसको अपनी तबीयत बीमार लग रहा था, मतलब उसको, तो वो चला गया था घर बीच में ही। चलो कोई बात नहीं। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? जिसमें कोई हीट चेंज ना हो, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, किसके बीच? सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच। प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस चलते हुए कोई हीट चेंज नहीं होना चाहिए। अगर कोई हीट चेंज नहीं हो रहा है, हीट को हम इस चैप्टर में Q से रिप्रेजेंट करते हैं, तो Q इज इक्वल टू 0, हीट चेंज इज नॉट देयर। यहां पे हम कह सकते हैं डेल्टा T इज 0, चेंज इन टेम्परेचर इज 0, क्योंकि कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है मतलब चेंज तो आ ही नहीं रहा, तो चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T इज 0। एडियाबैटिक में हीट चेंज इज 0, हीट चेंज, हीट को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हीट चेंज इज 0, neither heat is released nor it is absorbed. Adiabatic process. नोट करते चलो, अगर रह जाए कोई पीछे तो बता देना। इसके बाद आ जाता है आइसोबारिक। बार, बार मतलब प्रेशर, बार किसका यूनिट होता है? प्रेशर का। तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस। A system is said to be, a process is said to be isobaric if the pressure of the system remains constant. प्रेशर कांस्टेंट है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो चेंज इन प्रेशर इज 0, प्रेशर में चेंज नहीं आएगा। आइसोकोरिक, कोरिक मतलब वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, तब हम उसको बोलते हैं आइसोकोरिक, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो डेल्टा V इज 0। तो ये तुम्हें याद रखना होगा, जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो बहुत काम आएंगी ये चीजें। तुम्हें वहां पे कहा होगा कि आइसोथर्मल इज वर्क, आइसोथर्मल वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो आइसोथर्मल मतलब वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, या डेल्टा T क्या हो जाएगा? 0। आइसोबैरिक, आइसोबारिक मतलब प्रेशर इज कांस्टेंट, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम इज कांस्टेंट, एडियाबैटिक मतलब हीट चेंज नहीं हो रहा है, वहां पे हीट चेंज इज 0। तो ये तुम्हें टर्म्स याद रखनी होंगी, तभी तुम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि वहां पे ये नहीं लिखेगा कि हीट चेंज इज 0, वो कहेगा कि एडियाबैटिक प्रोसेस इज अंडरगो। करो करो करो, नोट करते चलो। Done so. डन, सबने नोट कर लिया? होपफुली कर लिया। अगली डेफिनेशन, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल क्या होता है? जो बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में कैरी आउट किया जाता है, इनफाइनाइटली स्मॉली स्टेप्स, बहुत सारे, मेनी स्टेप्स, इनफाइनाइट स्मॉली स्लोली, मतलब बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में कैरी आउट किया जाए। पहले समझते हैं चलो। मान लो ये कोई पॉइंट ए है एंड ये कोई पॉइंट बी है, ठीक है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है तकरीबन तकरीबन मान लो 5 किलोमीटर, एज्यूमिंग 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों के बीच। एक पर्सन है जो पॉइंट ए पे था, उसे कहा कि आपने पॉइंट बी पे जाना है, फिर बी से वापस ए पे आना है, मतलब उसने पहले बी पे जाना है, बी पे जाके वापस उसको ए पे आना है, ठीक है? यहां तक वापस आना है। जब वो यहां से ए पे था तो उसकी एनर्जी थी 100 जूल्स, उस बंदे के पास जो एनर्जी थी वो थी 100 जूल्स। अब वो भागते भागते गया और यहां पे वापस आ गया,
ठीक है, या फिर ये कहें कि छोड़ो भागते भागते क्या वापस तो कैसे आएगा, क्या जब वो बी पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसके पास इतनी एनर्जी होगी कि वो वापस आ जाए। अगर वो रनिंग करते हुए गया सिंगल स्टेप बिना कहीं रुके गया 5 किलोमीटर भागते भागते, तो क्या जब वो बी पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसके पास इतनी एनर्जी होगी कि वो वापस आ जाए? No, sir. नहीं होगी। वो सिंगल भागते भागते गया इन वन गो, ठीक है, अगर वो इन वन गो जाता है मतलब बिना कहीं रुके सीधा भागते हुए जाता है और बी पॉइंट पे पहुंच जाता है, तो उसकी एनर्जी बहुत कम हो गई होगी, 20 जूल के आसपास रह गई होगी एज्यूमिंग, ठीक है। तो उस बंदे की एनर्जी बहुत कम हो गई है अगर वो भागते भागते गया या सिंगल स्टेप में गया, मतलब एक ही बार में चला गया है, बीच में कहीं रुका नहीं है, नो ब्रेक इन बिटवीन, ठीक है। अब वो अपने ओरिजिनल पॉइंट पे वापस नहीं आ सकता क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत कम हो चुकी है, या तो उसको एनर्जी वापस देनी होगी, कुछ सप्लाई देनी होगी ताकि वो वापस आ जाए, एक्सटर्नली कोई सोर्स चाहिए बेसिकली, तब तो वो वापस आ सकता है, अदरवाइज वो वापस नहीं आ सकता। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी कि सेम उसने डिस्टेंस तो 5 किलोमीटर का ही कवर करना था, ठीक है, ए से बी पे ही जाना था, फिर से ए से बी के बीच का डिस्टेंस था 5 किलोमीटर। अगेन एक पर्सन को कहा गया कि भी आपने वर्क करना है, 5 किलोमीटर जाना है, भागना है, मतलब भागना नहीं, आपने बी तक जाना है। एंड वो गया आराम आराम से, पहले एक स्टेप लिया, फिर रुक गया, फिर 5-10 मिनट बाद दूसरा स्टेप लिया, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में आगे गया, बहुत छोटे छोटे, ठीक है। चाहे उसने पूरा दिन लगा दिया या 2 दिन लगा दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, उसने बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में गया। एंड जब वो बी पे पहुंचता है, क्या वो वापस आ सकता है? बिल्कुल। अगर उसकी स्टार्टिंग एनर्जी थी 100 जूल्स एंड वो 5-5 मिनट का ब्रेक ले रहा है हर एक स्टेप के बाद, तो एज्यूमिंग कि बहुत ज्यादा ब्रेक उसने लिया है, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में उसने काम किया है, तो जब वो बी तक पहुंचेगा तब भी उसकी एनर्जी में ज्यादा चेंज नहीं आया होगा, अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल चेंज विल बी देयर। उसको किसी भी स्टेज पे वापस बुला सकते हैं हम, उसको अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि वापस आ जा तो वापस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसके पास एनर्जी सफिशियंट है, ठीक है। तो एक ऐसा प्रोसेस जो बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में हो रहा है, इतने छोटे छोटे स्टेप्स में कि लग ही नहीं रहा कि वो बंदा मूव कर रहा है, ठीक है, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बंदा अपनी जगह पे ही खड़ा है काफी देर से, तो ऐसे प्रोसेसेस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेसेस। एंड ये किसी भी स्टेज पे वापस किया जा सकता है, अपनी पुरानी इनिशियल स्टेज पे वापस लेके आया जा सकता है। एंड जो रिवर्सिबल होते हैं वो बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में होते हैं, जबकि जो इरिवर्सिबल होता है वो सिंगल स्टेप में होता है या बहुत बड़े बड़े स्टेप्स में होता है। दोनों में डिफरेंस क्लियर है? पहले तो ये बताओ। Yes, sir. ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस विच इज कैरिड आउट इनफाइनाइटली स्मॉली स्लोली, मतलब बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में, so that all the changes occurring in the direct process can be exactly reversed, इसको कभी भी रिवर्स किया जा सकता है। एंड द सिस्टम रिमेन्स ऑलमोस्ट इन द इक्विलिब्रियम, ऐसा लग रहा है कि बंदा मूव ही नहीं कर रहा, अगर एक स्टेप उठा रहा है, एक स्टेप के बाद 10 मिनट 5 मिनट का ब्रेक ले रहा है, तो ऐसा ही लगेगा कि बंदा तो मूव ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब ऐसा लगता है कि वो अपनी पुरानी जगह पे ही है, मूव ही नहीं हो रहा है। Whereas any process that do not take place in the above manner, छोटे छोटे स्टेप्स में नहीं हो रहा है, इकट्ठे एकदम से भाग के चला गया है, then the process is said to be irreversible, और ये स्लोली नहीं होता है, छोटे छोटे स्टेप्स में नहीं होता है, ये इकट्ठे ही हो जाता है एक बार में। क्लियर या नहीं? Clear, sir. नोट कर लो इसे, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती है। थर्मो सेकंड टर्म का है एंड सेकंड टर्म सब्जेक्टिव पेपर है, थोड़ा ध्यान से नोट करना चीजों, थोड़ा दिमाग में रखना कि थर्मो इज सेकंड टर्म का चैप्टर एंड सेकंड टर्म हमारा सब्जेक्टिव होने के पूरे पूरे चांसेस है, तो उस हिसाब से डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी।
करो नोट करो, फिर आगे पढ़ाता हूँ। Done, sir. डन, सबने नोट कर लिया? राधिका क्लियर यहाँ तक? प्रणव, मयंक, आर्यन? Yes, sir. ठीक ठीक ठीक। आर्यन समझ आ रहा है? आर्यन? डिफरेंसेस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये इनफाइनाइट टाइम में होता है, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में। पता नहीं बंदा कब पहुंचेगा 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके, अगर एक स्टेप के बाद 10 मिनट का ब्रेक है। ठीक है, तो बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में हो रहा है, इनफाइनाइट टाइम लेगा। जबकि ये फाइनाइट टाइम में हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए तुम बस ये देखो कि ये इनफाइनाइट टाइम में हो रहा है और ये फाइनाइट टाइम में हो रहा है। एक पर्टिकुलर टाइम में बंदा पहुंच जाएगा अगर बीच में कहीं नहीं रुक रहा है। अब देखो, बंदा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है। ठीक है, तो एक फोर्स तो है जो उसकी एनर्जी है। ठीक है, एक फोर्स तो क्या है जो उसकी एनर्जी है, एनर्जी उसको आगे लेके जा रही है कि हमने दूसरे पॉइंट पे जाना है। एक फोर्स है जो उसको थका रही है। दो फोर्सेस काम कर रही है। एक तो कह रही है कि आगे चलो, एनर्जी पड़ी है अभी तो इंसान। एक फोर्स कह रही है तुम थक चुके हो, अब आगे नहीं जा सकते। रिवर्सिबल में क्या होता है, जो ड्राइविंग फोर्स है वो बड़ी होती है, बंदा आगे तक आराम से चला जाएगा, उसकी एनर्जी ज्यादा है, उसको कोई थका नहीं पाएगा। तो ड्राइविंग फोर्स इज ग्रेटर देन द अपोजिंग फोर्स, लेकिन उसको कभी भी वापस बुलाया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इरिवर्सिबल में क्या है, बंदा थक जाता है, तो ड्राइविंग फोर्स इज मच ग्रेटर। एक बार में भाग के चला गया आगे तक, लेकिन अब वापस नहीं आ सकता। अपोजिंग फोर्स बहुत कम है। क्लियर? ये इक्विलिब्रियम में होता है, मतलब कभी भी इसको वापस लेके आया जा सकता है। ये इक्विलिब्रियम में नहीं होता है। कहीं ना कहीं डिफरेंसेस तुम्हें याद रखने होंगे थोड़े बहुत है। इसको मैक्सिमम वर्क भी बोलते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा काम हो रहा है, बहुत टाइम लगेगा। सबसे ज्यादा काम इस बंदे ने किया, पूरा दिन खराब किया अपना एक तरह से। ठीक है, एंड इसको मैक्सिमम वर्क नहीं बोला जाता है, ये एक पर्टिकुलर टाइम में हो जाता है। ये असली में ऐसा काम नहीं करते, असली में कोई भी वर्क रिवर्सिबल नहीं होता। ठीक है, कैन नॉट बी रियलाइज्ड इन एक्चुअल प्रैक्टिस। इट कैन बी रियलाइज्ड इन एक्चुअल प्रैक्टिस। It is a very slow process, infinitely small slow process. It is not a slow process. Good doubt? कुछ दो तीन पॉइंट्स याद कर लो, 3 पॉइंट्स तो एटलीस्ट याद रखो। कोई डाउट है इसमें? No, sir. दीक्षा, कोई डाउट? हर्ष? No, sir. नो सर। हर्ष, नोट बन रहे हैं ना पूरे? यस सर। क्योंकि देखो बाकी बच्चों ने मेरे साथ पूरा साल ऑनलाइन निकाला है, तो उनको पता है, लेकिन तुम पहली बार एक चैप्टर कर रहे हो जिसकी एक क्लास ऑनलाइन लग रही है। ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे ऑफलाइन ही रहेगा, टेंशन मत लो। हाँ, इन केस कोई लाइट वगैरह नहीं हुई और +2 वाले नहीं आए या कुछ ऐसा सिस्टम हो तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा उसमें, लेकिन वैसे वो ऑफलाइन ही रहेंगी क्लासेस। ट्यूसडे वाला कुछ कंफर्म नहीं है कि मैं क्लास लूंगा या नहीं लूंगा, तुम्हें ग्रुप में मैसेज आ जाएगा अगर क्लास कैंसिल होती है। अभी के लिए कोई क्लास कैंसिल नहीं है, नॉर्मल क्लासेस हैं। इन केस क्लास कैंसिल होती है तो मैं तुम्हें मैसेज डाल दूंगा। लिखो लिखो फटाफट।
कर लिया, करें आगे? No, sir. आराम से लिखो, कोई नहीं। Done, sir. लिख लिया शिवरांग? हर्ष लिख लिया? यस सर। ठीक ठीक ठीक, आगे करते हैं। अगली जो मुझे चीज पढ़ानी है तुम्हें वो है पाथ फंक्शंस एंड स्टेट फंक्शंस। लास्ट डेफिनेशन, पाथ फंक्शंस एंड स्टेट फंक्शंस, इसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं स्टेट फंक्शंस के बारे में। ठीक है, स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं? बेसिकली प्रॉपर्टीज कह लो, और इसको क्या कह सकते हो, प्रॉपर्टीज या एज सच थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी कह लो। एंड थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी कह लो, कुछ भी हो सकता है। थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी, thermodynamic quantity which depends on thermodynamic quantity which depends on whose value depends on basically which depends on initial and final state only. Initial and final state only, and not on the path followed, and not on path
फॉलो 2 मिनट रुको, आर्यन का मैसेज आ रहा है क्या? सर hearing also problem, hearing also checking Windows got corrupted to run reinstalling. जस्ट मुझे 2 मिनट का टाइम दो। ठीक है, वापस आ जाओ। ठीक है, तो एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी, a thermodynamic quantity which depends on initial and final state and not on the path followed to acquire that state, yeah, to achieve that state, and not on path followed to achieve that state. For example, मान लो तुमने जाना है पंचकुला से शिमला, आर्यन स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ठीक है, आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ आ रही है। मान लो तुमने जाना है पंचकुला से शिमला, ठीक है। पंचकुला का टेम्परेचर है 25 डिग्री, शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री, ठीक है। यहां से यहां चाहे तुम मतलब किसी पाथवे 1 से होके जाओ या पाथवे 2 से होके जाओ, क्या तुम्हें जो शिमला का टेम्परेचर 5 डिग्री मिलना है वो चेंज हो जाएगा अगर तुम इस रास्ते से जाओगे? नहीं, फाइनली तो जब शिमला पहुंचोगे तो 5 डिग्री का ही टेम्परेचर मिलेगा ना, चाहे तुम इस रास्ते से जाओ चाहे तुम इस रास्ते से जाओ। क्लियर? तो ये जो टेम्परेचर है वो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है कि तुम कहां से शुरू हुए एंड जाना कहां है, लेकिन टेम्परेचर उस चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि तुमने किस रास्ते को पकड़ा उस स्टेट को अचीव करने के लिए, उस जगह पे जाने के लिए। तो जो टेम्परेचर है वो क्या है अपने लिए? स्टेट फंक्शन। वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो ये उस जगह पे डिपेंड करता है कि तुमने जाना कहां है। क्लियर या नहीं? कोई डाउट? Yes, sir. हर्ष तुम्हें क्लियर है? यस सर। हर्ष तुम ये कर क्या रहे हो आज? सिस्टम क्या है तुम्हारे फोन में? किससे क्लास लगा रहे हो? सर लैपटॉप। एंड लैपटॉप में साइड में कौन सी विंडो चल रही है? सर मेरे ईयरफोन्स डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, मैं तो वही कनेक्ट कर रहा हूँ आपसे। अच्छा चलो कोई बात नहीं। ठीक, तो एक ऐसी क्वांटिटी जो डिपेंड करती है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे एंड पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करती, उसको हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन। एंड अपने पास प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, हग्स, इस तरह से याद रखो, पीवीटी हग्स, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर के हग्स। अभी समझाता हूं इसका मतलब क्या है। ये सब के सब क्या है? स्टेट फंक्शन।
ये सब के सब हैं स्टेट फंक्शंस। अब इन सब का मतलब क्या है वो समझते हैं। ये एक चैप्टर में आगे हमने इन सबको ही पढ़ना है एक एक करके, ठीक है। तो फिर भी मैं तुम्हें अभी स्टार्टिंग में लिखवा देता हूँ कि इन सब का जो सिंबल है, पी का मतलब यहाँ पे टेम्परेचर है, वो सब यूजुअल है, सच कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पी इज फॉर प्रेशर। वी का मतलब यहाँ पे वॉल्यूम है, ठीक है। टी का मतलब टेम्परेचर है। एच का मतलब यहाँ पे है एंथैल्पी चेंज। ये हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स। अभी के लिए सिर्फ नोट कर लो ताकि यहाँ पे तुम्हें याद हो जाए कि पीवीटी हग्स, इनमें से कुछ भी आता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ स्टेट फंक्शन, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। पीवीटी हग्स याद रखो, बहुत काम आएगा। एंथैल्पी चेंज या एंथैल्पी। यू का मतलब इंटरनल एनर्जी। ये सब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि क्या होता है, पूरे चैप्टर में यही सब चीजें पढ़नी है। इंटरनल एनर्जी। जी का मतलब होता है गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। एंड एस का मतलब होता है एंट्रोपी। तो इनमें से कोई भी टर्म आए तो वो है अपने लिए स्टेट फंक्शन। मतलब इनकी वैल्यूज जो हैं वो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करती है। क्लियर? कोई डाउट? Clear, क्लियर sir. करो इसे। आर्यन कोई दिक्कत? नो सर। देखा आवाज कितनी क्लियर आ रही है। अरे वो एक बार ना वेबिनार में भी अपग्रेडेशन चल रही है ना पीछे से, मैं तुम्हें बताया कि कुछ फीचर्स एनेबल्ड नहीं है आज, तो हो सकता है इसलिए आवाज की इशू आ रही है। सही हाँ में? सर, बार बार ही डिटेक्टेड न्यू हार्डवेयर हार्डवेयर दिखा रहा था, तो जैसे वो नोटिफिकेशन दिखाता था ना, आपकी आवाज रुक जाती थी एक आधे मिनट के लिए। हो सकता है ना तो तभी। बार बार ही वो दिखा रहा हाँ सर, मेरा भी सेम यही हो रहा। तो तुम्हें मैंने जो ग्रुप में लिंक भेजा है ना उससे ज्वाइन कर दो, वेबिनार छोड़ दो। जिसको वेबिनार में दिक्कत आ रही है वो ग्रुप में जो लिंक भेजा है उससे ज्वाइन कर दो। क्लास सेम रहेगी, चीज सेम दिखेगी, बस वेबिनार में कुछ अपग्रेडेशन चल रही है तो हो सकता है कुछ फीचर्स में कुछ दिक्कत आ रही है। नोट करो इसे फटाफट। हर शब्द को दिक्कत? नो सर। करो करो, नोट करो फटाफट, फिर आगे करते हैं। गलियां नोट करें आगे। सबने नोट कर लिया? Yes, sir. ठीक। इसके बाद आ जाता है अपने पास पाथ फंक्शंस। स्टेट फंक्शन के बाद अपने पास अगली जो टर्म आती है वो रहेगी पाथ फंक्शंस। ठीक है। थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज thermodynamic quantities which depends on path followed
टू कंप्लीट एनी प्रोसेस, टू कंप्लीट एनी प्रोसेस, जिसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है कि क्या पाथ फॉलो किया है। फॉर एग्जांपल वर्क डन, वर्क डन या हीट, ये हमारी पाथ फंक्शंस होते हैं। अब देखो, मान लो तुम्हें कहा कि भाई पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, ठीक है, तो एक तो इसको दो रास्ते जाते थे, एक रास्ता जाता था सीधा सीधा, एक रास्ता जाता था घुमा घुमा के, ठीक है, और पैदल जाना है तुमने। तो अगर तुम सीधा रास्ते से जाओगे तो तुम्हारा जो काम है वो थोड़ा सा कम रहेगा, कम काम करना पड़ेगा। वहीं घुमा फिरा के जाओगे तो ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी लगेगी। 10 जूल की एनर्जी यूज हो गई सीधे रास्ते में, तो हो सकता है घुमाते फिराते अगर पैदल जाओगे तो 20 जूल अपनी एनर्जी खर्च कर दो। तो वर्क डन के जो यूनिट्स रहते हैं वो जूल्स ही रहते हैं ना। तो वर्क डन इज अ टाइप ऑफ पाथ फंक्शन, जिसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है कि तुम किस पाथ को फॉलो कर रहे हो। हीट अगेन, ठीक है, तुम पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहे हो, तुम्हें कितनी गर्मी लग रही है डिपेंड करेगा कि तुमने बड़ा रास्ता चूज किया है या छोटा रास्ता चूज किया है, तुमने कितना स्वेटिंग किया। प्रोवाइडेड गर्मियों का सीजन है, तुम्हें पैदल चलाया जा रहा है, ठीक है, तो तुमने कितना स्वेटिंग किया या तुम में से कितनी हीट रिलीज हुई तुम्हारी बॉडी से, वो डिपेंड करने वाली है कि तुमने किस रास्ते को फॉलो किया। इसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि पाथ ए से पाथ बी पे गए तो कितना हीट रिलीज हुआ बॉडी में से, ऐसा कुछ, या रिएक्शन रहेंगे, ठीक है। तो वो सब डिपेंड करने वाला है तुम्हारे पाथ पे कि तुमने पाथ ए से बी पे जाने के लिए कौन सा पाथ फॉलो किया है। तो वर्क डन एंड हीट बोथ आर पाथ फंक्शंस। कोई डाउट? No, sir. ठीक ठीक ठीक, करो इसे नोट, फिर आगे करते हैं। नोट करो फटाफट। Done, sir. डन। अब आगे करते हैं, पाथ फंक्शन हो गए, स्टेट फंक्शन हो गए, अब असली थर्मोडायनेमिक्स पे आ जाते हैं। जीरोथ लॉ पे आते हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कोई आइडिया? ये तो पढ़ा हुआ बचपन में, जीरोथ लॉ एंड फर्स्ट लॉ तो पढ़ा हुआ है, सेकंड थर्ड नहीं पढ़ा होगा अगर। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, कोई आइडिया? फर्स्ट लॉ से ही है वैसे तुम्हारे सिलेबस में, मैं देख रहा हूँ तो, लेकिन जीरोथ लॉ भी तुम्हें आना चाहिए। कोई आइडिया जीरोथ लॉ के बारे में? क्या हुआ, किसने मुझे एंट्री के लिए पूछा? नहीं। जीरोथ लॉ क्या है? मान लो, ये सिर्फ समझ लो, ठीक है, नोट करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ समझा देता हूं। मान लो अपने पास एक चैम्बर है जिसके अंदर हमने दो डिविजन्स कर रखे हैं, 3 चैम्बर्स बना रखे हैं, ठीक है। ये चैम्बर नंबर ए कह लो, ये चैम्बर नंबर बी कह लो, ये चैम्बर नंबर सी कह लो। अगर मैं कहता हूं कि टेम्परेचर ऑफ चैम्बर नंबर ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ चैम्बर नंबर बी एंड टेम्परेचर ऑफ चैम्बर नंबर बी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ चैम्बर नंबर सी, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि टेम्परेचर ऑफ ए विल बी ऑल्सो इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी? अगर इसका 20 डिग्री है, इसका 20 डिग्री है, ये आपस में बराबर है,
सिमिलरली बी और सी आपस में बराबर है, दोनों का 20-20 डिग्री है, तो इनडायरेक्टली हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि ए और सी का टेम्परेचर भी क्या होगा, बराबर होगा। कोई डाउट या नहीं? No, sir. तो यही जीरोथ लॉ था। जीरोथ लॉ क्या था कि इफ देयर आर 3 सिस्टम्स, सिस्टम नंबर ए, सिस्टम नंबर बी एंड सिस्टम नंबर सी, सेपरेटेड बाय आइसोलेटेड वॉल्स, हीट चेंज नहीं हो रही है, कोई हीट का फ्लो नहीं हो सकता एक दूसरे में, सेपरेटेड बाय आइसोलेटेड वॉल्स, आइसोलेटेड वॉल्स आर देयर, ठीक है। आइसोलेटेड क्या होता है, अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि जहां पे हीट या मास का चेंज ना हो। 3 systems separated by isolated walls. If temperature of system A is equal to temperature of system B and temperature of system B is equal to temperature of system C, that is A and B are in thermal equilibrium. A और B आपस में क्या है, thermal equilibrium में। Similarly, B and C are in thermal equilibrium. Then, in turn, A and C will also be in thermal equilibrium with each other. A एंड बी का टेम्परेचर बराबर है, बी एंड सी का बराबर है, देन ए और सी का भी आपस में टेम्परेचर क्या रहेगा, बराबर रहेगा, या कहें कि ए एंड सी विल आल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। कोई डाउट? ये जीरोथ लॉ था, इसको सिर्फ समझ लो, लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। हम फर्स्ट लॉ से शुरू करेंगे। फर्स्ट लॉ तो पता होगा क्या था, कोई आइडिया फर्स्ट लॉ के बारे में? यहां से तुम्हारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन शुरू होता है। अब मैं कंफ्यूज हूं, हमारे पास है 20-25 मिनट, तो मैं कंफ्यूज इसमें हूं कि न्यूमेरिकल शुरू करवाऊं या रहने दूं। मतलब काफी बच्चों का मिस हो जाएगा काम, क्योंकि आज की रिकॉर्डिंग्स नहीं होंगी, इतना फाइनल है। सर रहने दो फिर। अच्छा चलो सोचते हैं, पहले फर्स्ट लॉ तो पूरा करें। फर्स्ट लॉ बता दो तुम, क्या होता था, कोई आइडिया? दीक्षा तुम बताओगी फर्स्ट लॉ? दीक्षा? सर पता नहीं। अविष्का? फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, ऐसी बात पता नहीं सर। नहीं। ये तो बॉयज लॉ होता था, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। शुभराम क्या हो गया, गैसियस से तो हमने किया है, ऐसे मत किया करो भाई, अगर तुम लोग ऐसे आंसर करोगे तो कैसे काम चलेगा। राधिका? हर्षवर्धन? प्रणव? मयंक? आर्यन? हर्ष? सर मैंने चैप्टर ही नहीं पढ़ा वो। अरे चैप्टर तो किसी ने भी नहीं पढ़ा, सब बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, ये रिवीजन नहीं चल रही है। हाँ मैंने फिजिक्स में भी नहीं किया सर। +1 का तो चैप्टर ही नहीं है अभी, तो फिजिक्स में सबने पढ़ना है थर्मो। अभी तुम जिस लेवल पे खड़े हो, सब बच्चे उसी लेवल पे खड़े हैं, टेंशन मत लो। चाहे कोई मेरे पास न्यू ज्वाइनिंग है, चाहे पुराना बच्चा है, ये चैप्टर सबके लिए उतना ही नया है जितना, मतलब सबके लिए एक जैसा है, इसमें कोई पुराना कंसेप्ट यूज नहीं होगा, तो उस चीज की टेंशन फ्री रहो कि तुम्हें कोई पुराना कंसेप्ट चाहिए। पुराना कंसेप्ट नहीं चाहिए, एक मोल की कैलकुलेशंस वाला चाहिए हमें। इस चैप्टर में आगे जाके मोल्स की थोड़ी सी कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हो जाएंगी, एटम्स मॉलिक्यूल्स वाली, तो उसका मैं एक एक्स्ट्रा क्लास पहले लगा लूंगा। फर्स्ट लॉ था, अभी सुन के याद आ जाएगा, और एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। याद आ गया? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, या ये पढ़ा ही नहीं है कभी? पढ़ा है सर। पढ़ा है ना? नॉर बी डिस्ट्रॉयड, but can be converted from one form to another.
एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते, एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एंड इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी है अपने पास, डेल्टा यू इज क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू इज क्यू प्लस डब्ल्यू, ये चीज तुम्हारे लिए शायद नहीं होगी, एंड ये चीजें तुमने पहले नहीं की होंगी। ठीक है, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला तुम लोगों ने पहले नहीं किया होगा, तो उसको नोट कर लो, डेल्टा यू इज क्यू प्लस डब्ल्यू। और कुछ भी है इसमें चेक कर लेते हैं, नहीं इतना ही है, डेल्टा यू इज क्यू प्लस डब्ल्यू, ये नोट कर लो। डेल्टा यू यहाँ पे क्या है, इंटरनल एनर्जी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज या हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी बोलते हैं इसको। ठीक है, एंड Q इज नॉर्मल हीट चेंज, कोई कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम कुछ नहीं है, Q को हम बोलते हैं हीट चेंज। ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज, W इज वर्क डन। तो नोट करो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू another. Delta U is Q plus W, where delta U is internal energy change or heat change at constant volume. Q is heat change, normal heat change, and W is work done by the system. By the system छोड़ देना, work done लिखना। लिख लिया सबने? Yes, sir. 15 मिनट और क्या तुम 7:15 बजे तक रुक सकते हो, या मैच देखने जाना ही है? सर जाना है सर, इंडिया पाकिस्तान का मैच। अरे, इंडिया पाकिस्तान का मैच तो 7:30 शुरू होगा ना, और पहले आधे घंटे में तो इंटरेस्ट ही नहीं बनता, उसके बाद इंटरेस्ट बनेगा। सर ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, टॉस टूस होता है सर। सब देखना होता है सर, इम्पोर्टेंट होता है। ठीक, न्यूमेरिकल्स हम कल के क्लास में शुरू करेंगे, परसों अगर क्लास होती है, नहीं तो वेडनेसडे तो करेंगे। आज इतना ही करते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट खत्म। बाकी अपने भाई बंधुओं को नोट्स दे देना और कह देना कि हमने न्यूमेरिकल शुरू नहीं करवाए, तो खुश हो जाओ, क्योंकि एक बार न्यूमेरिकल शुरू हो जाते तो 3 4 लेक्चर कुछ समझ